अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान में फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ के लिए बयानात तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन मौसीकारों की भी तरक्की हो रही है या नहीं? आइए आपको लिए चलते हैं म्यूज़िक अकेडमी। मेरे दिल के तार बजे बार बार, मेरे दिल के तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा, मैं हूँ बेकरार करूँ इंतजार, गए नैन हार आजा, मेरे दिल के तार बजे बार बार। अल्लाह खैर करे, अज को अंदरों सरकट शाट हो गया है। किधरे राती कुराड़े मार दे या मुंह चो चंगारे निकले ने। क्योंकि होया पुत? वाह वाह, अमेजिंग अमेजिंग। मेरे दिल के तार बजे बार बार, ये गाना अहमद रुश्दी साहब ने बहुत अच्छा गाया है, या उसके बाद बाबा जी ने अच्छा गाया है। खैर करे, अज भूंड हां तारीफ करन दे आ बाबे होरां। लो जी, या तेनू बाबे होरां दे आखिरी टाइम दा पता लग गया है, ते या को फरिश्ते ने फिर इनू आके को सुनिया देता है। अंकल अंकल, बाबा जी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? एक दूजे दा बन के सहारा असी रहना, एक दूजे दा बन के सहारा असी रहना, दुख होवे सुख होवे, छां होवे धुप होवे, रल मिल के वंड लेना, एक दूजे दा बन के सहारा असी रहना। ये ताड़ी खाम ख्याली है, बल्कि गलत फहमी है। ये नहीं हो सकता कि साडी फैमिली च कोई एक दूजे का सहारा बगैर किसी मतलब तो बन जाए। ये जेड़ा भूंड हाँ ताड़ी तारीफ करन दे है ना, हाँ जी बेटा जी। ये गल विचों कोई होर ही लग रही है। क्यों बेटा, मेरी तारीफ बनती नहीं या तेन पुछदी नहीं? देखो बाबा जी, जिथों तक ते बनदी दा तलक है ना, हाँ जी, नहीं बनदी। हाँ, अलबत्ता ताड़ी तारीफ पुजदी है कि नहीं? नहीं पुजदी। अंकल, अगर बाबा जी के गाने की हम दाद नहीं देंगे तो क्या जंगल से आके बदमानस वावा करेंगे? आए कैसा शोखा है, करीबी दोस्त याद आए हैं इसे। ना मुरादा बनमानस किस तरह वाह वाह कर सकता है? अंकल, अगर बनमानस सिगरेट पी सकता है, टांग पे टांग रख सकता है, तो वाह नहीं कर सकता? हा देखो जरा क्या बनमानस दा हमैती बने है। सिर्फ इस गलों की अगर मैं किधरे इलेक्शन च खलो गया तो चलो इंसान ना सी बनमानस ही वोट देन मैनू। ओ बाबा जी, मेरे उस्तादां नू गल्लां ना करो। क्यों? मार्केट दे विच जदों नवां प्याज आंदा ना ते तुहाडे वर्गा हुंदा है। सकलैन सकलैन, अब होश आया तुम्हें? 150 जुगत हो गई उस्तादां नू, ते हुण कहंदा उस्तादां नू गल्लां ना करो। मरे बड़ा तेरा तगड़े मच्छर दे कच्छे रगा मुंह। बाबा जी, पुदीने दी गट्टी नू बहुता पानी लग जे ना ते तुहाडे तरह गल जांदी जे। सकलैन, मैंने पुदीने की चटनी बनवाई है, मत मेरा दिल चढ़ाओ। बेटा, आप भी बाबा जी की तारीफ करके तारीफ से मत मेरा दिल चढ़ाओ। तेरे मुंहों बाबे की तारीफ सुन के मैनूं लगदा मेरा पिता फेल हो जाना। उस्ताद जी, पिता फेल नहीं होता, या दिल फेल होता है या फिर गुर्दे फेल होंदे ने। आई एम सॉरी बेटा, मैं बाबा जी की लड़ाई च अपना को मेजर पार्ट नहीं फेल कराना चाहता। और तेरियां खैरां मेरे आ बच्चे जिंदा रह। ब्रो, यस माय डियर। क्यों इनकी तारीफ कर रहे हो? हम जितनी मर्जी इनकी तारीफ कर ले, इनके दिल साफ नहीं हो सकते। बल्कि जिन्नी बाबे ते मैल है ते बलीच नाल भी साफ नहीं होना। और वायर लाग दी चाबी बाज आ जा, मैं तेन कह रहा। सकलैन, डोंट टू जुगत। बाबा जी हमारे बड़े हैं, इनकी इज्जत करनी है। वाह वाह, खैर तो है। आज तो शरीका पार्टी बाबा जी की तारीफ कर रही है। आज को गड़बड़ लग रही है। ओ डब्बे खां जी उस्ताद जी। ओ पुत्र, बाहर निकल के देखो सूरज केड़े पासियों निकले है। निकलिया भी है या बाबे दी तारीफां सुन के फिर पर्दा कर गया?
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਗਿਰਵੀ ਰਖਾ ਕੇ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ओहो, फिर कच्ची बस्ती वाली बातें, उधार पैसे, मुफ्त चावल, पहली कमेटी मुझे दे देना, घोड़े निकल आए टांग पे। What is this? What is this? हाय अंकल अंकल, हमने बड़ी सोच विचार के साथ फैसला किया है कि अगर हम एक फैमिली हैं, एक घर में रहते हैं, तो क्यों ना मिलजुल के रहे। वाह जी वाह। अच्छा जी, और अगर घर में कोई मेहमान आ जाए उसके सामने एक दूसरे की बुराई ना करें, तारीफें करें। राइट राइट। ਯਾਨੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ओ तेरे सदके जावा, ओए आइसक्रीम खाने वाली लकड़ दी चमची। ओ तू क्यों शो खाए ओए डा? फिर वही बात सकलैन, सिचुएशन को समझो, मत जुगत करो बाबा जी को। लो जी ये विचों गल कोई होर लग रही जे। जी ओहो, खान साहब अगर वो बाबा जी को इज्जत दे रहे हैं, उनसे मोहब्बत से बात कर रहे हैं, तो आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा है? ओ पुत्तर अपने माल डंगर दा पता हुंदा है, मैं एडे एडे पाले ने, मैनू नहीं पता इन्हां दा। ये एवें नहीं इज्जतां करन दे। इस नाम मुराद ने ते जिंदगी च मेरी इक्को वारी इज्जत कीती है, वो भी उदों जदों बोतल 2 रुपए दी हुंदी सी और मैं इन्हू छोटी ईद ते बोतल पियाई सी। अच्छा, उस वक्त प्यार से आपको देखा था? जी उस वेले भी नहीं सी वेखिया, जदों दुकानदार कोलों मैं स्ट्रा लैके बोतल च पाया ना, उदों इन्हें मैनू प्यार नाल वेखिया। फिर तो आप इनकी रग रग से वाकिफ होंगे। मैं आना इन्हां नू जिहड़ा अज एकदम रिश्ते याद आए ने ना, गल विचों कोई होर है। उस्ताद जी मेरा ख्याल है या इन्होंने फिल्म बदलते रिश्ते का ये गाना सुन लिया है। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम, बदले हजार मौसम, रिश्ते नहीं बदलते। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। वाह वाह। नहीं बेटा, एडा पुराना गाना इन्हां नैशा नू नहीं याद आ सकदा। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਕੋਲਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਅਮਲਾ ਬਾਬੇ ਵਰਗਾ ਆਂਦਾ ਸੀ। और जहरीली जड़ी बूटी बाजा। बाबा जी मेरा बेटा। माशाल्लाह, आज तो बाबा जी कितने अच्छे लग रहे हैं। बाबा जी मैं आज आपके लिए स्पेशल इलायची वाली चाय बनाकर लाई हूँ, जरा पीकर तो बताएं कैसी बनी है। मेरी धी ने विच गुड़ पाया। हाँ जी। ओ खैर होवे जे चेक कर लो किधरे विच जहर ही ना पाया होवे। अल्लाह खैर। ओ माय गॉड, रॉक बाबा जी, बाबा जी, ओह माय गॉड, हमारी दौलत, हमारा बाबा। आज काश मेरे पास गाड़ी होती तो मैं बाबा जी को बचा लेता। गाड़ी रोको भाई, भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मेरा बाबा बीमार है, गाड़ी रोको। अरे रोको बाबा जी, अरे कहा, अरे बाबा जी कोई बचाए, इमरजेंसी। हाय हाय हाय, देखो जरा, मेरा ख्याल है किसी जुलूस च एंबुलेंस नू कोई अग ला गई है। बाबा जी आज अगर मेरा बाबा वॉक गया तो उसकी एक ही वजह है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है। खलो जा, एडा तू गरीब कुमार, गड्डी दे डैशबोर्ड ते जेड़ा बडावा लगा हुंदा है, वो खरीदन जोगे तेरे कोल पैसे कोई नहीं। गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, गाड़ी नहीं है, उठता उधर जाके पाओ। अंकल अगर आप साथ दें तो हम गाड़ी खरीद सकते हैं। मैंने एक बंदे को बात करने के लिए बुलाया। बेटा साडे अल्लों ते ना ही समझ, क्योंकि मेरे पास अगर कुछ तौर में पड़े होते तो मैं खुद ना कोई बाइक शाइक खरीद लेता। मेरे लो तो ना ही को मेरे को यहो जी चीज है जिहड़ी वेच के ते गड्डी ले लईए। ये बाबे होरां कोलों पुछ लो, क्यों जी तुहाडे कोल है कोई ऐसी चीज पई वेचण वाली? हाय मेरे बच्चे हो, और मेरे को जो भी सी मैं तुहानू दे बैठा। मेरे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਾਪ ਤੀਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। इधर फड़ा कुड़िए चाह। जी जी ले। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾਤਾ।
ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹਾਏ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਛੱਡਣੀ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਲੈ ਜਾਵੋ फरीदा खाली चाय लेके आ गई हो, कहाँ है वो कुकीज जो प्लेट में पड़े हुए थे? ओहो जल्दी जल्दी में तुम्हें भूल ही गई, बस अभी लेकर आती हूँ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਕੋ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ओहो अंकल बात ये नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम कुछ नहीं मांगते अंकल आपसे, हमें अल्लाह ने बड़ा दे रखा है। हाँ जी ये नहीं याद आ रहा कि कहाँ रखा है अंकल मैं तो गाड़ी बैंक से लीज करवा रहा हूँ। अच्छा वो बैंक ऑफिसर आज हमारे घर आ रहे हैं। बैंक ऑफिसर या बैंक गार्ड? अंकल ऑफिसर। अच्छा खुदा के लिए आपने सिर्फ उनको सिर्फ ओनली आपने उनको यकीन दिलाना है कि हम किस्तें टाइम सिर दे दिया करेंगे। ਉਹ ਭੈੜਿਆ ਫਿਰ ਕਾਰ ਨਾ ਲੈ ਕੋਈ ਡਾਲਾ ਲੈ ਲੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਰੌਕ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ आए ताकि कोड़ो लंघते हुए लोग कहन के वाह वाह ये कौन शख्स है जिसने गुलटरिया शेर रखा हुआ है। अंकल उसने पिंजरा कहा, खुड्डा नहीं कहा। अंकल प्लीज 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 अगर बैंक वालों को यकीन आ गया तो हमारी गाड़ी आ जाएगी। ओ पुत्र सदके जावा मेरी तो खुद सारी जिंदगी की ख्वाहिश है कि काश हमारे पास गाड़ी हो हम उसमें बैठ के मरी जाएं। क्या कहने गाड़ी जाके होटल के आगे खड़ी हो मैं गाड़ी से उतर के होटल के अंदर जाऊं और किसी वर्दी वाले बंदे से कहूं बेटे गाड़ी में से मेरा शापर निकाल के लाओ। यस यस ये बात मगर डर ये है कहीं वो आगे से ये ना कह दे कि खुद उठा लाओ तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं क्योंकि हम फनकारों के साथ लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं। जी अताई पुड़ा कर जाते हैं अताई पुड़ा। हाय 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 उस्ताद जी मेरा भी दिल करता है कि घटो घट गर्मी में एक चक्कर तो जरूर लगना चाहिए मरी का। ब्रो ये तो मरी जाने के लिए मरे जा रहे हैं। डन डन बस हम सब गाड़ी में बैठ के मरी जाएंगे। बस आपने बैंक वालों को तसल्ली दिलानी है। ओ बेटा तू बेफिक्र रह, बैंक वालियां दी ऐसी तसल्ली करावांगा कि याद रखणगे। मेरा ते अपना दिल करदा मैं मरी जाके गाना गावां, मैं ते मेरा दिल भर जाए पुलियां ते प्यार कहानी शाबाश सावां च आया है तूफान। ये सुमरे सामने तूफान आए तो फिर एम्बुलेंस आंदी है ਉਹ ਬੂਢਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬੈਂਕ ਵਾਲਾ ਕਦੋਂ ਆ ਰਿਹਾ और ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ। ओहो अंकल वेरी सिंपल, वो जहां कहेगा साइन कर दें आप साइन कर दीजिएगा। अल्लाह खैर। और अगर वो पूछेगा आपका बिजनेस तो आप कहेंगे कि हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार? जी हाँ उससे कहिएगा कि हम जिम्मेदार हैं और जिम्मेदारी से आपकी किस्तें देंगे। ओके उस्तादे मोहतरम जे बिजनेस जिम्मेदारी दसना ते बाजा ढोलक ते लुकाओ। आहो पुत्र ये तो चुको फिर फटाते जी है हुई ना गल किधरे बैंक वाला आ गया तो गाड़ी मिस ना हो जाए। सकलैन ये पकड़ो मेरा इंग्लिश गिटार। बेटे मेज तो दे जाओ सदके जाऊं। ओ पुत्र वाजा ध्यान ना रखियो मेरे जहेज दा वाजा ही। अंकल टेबल पे कोई गुलदान तो रखवा दें। तेरा सिर वड के रख लवा लवे मौला गुलदान किथों मैं ऐसे ले आवा सवेरे सवेरे दसो भाई बैंक वाले अफसर आ रहे ने तो को बंदोबस्त करिए ताकि किसी को कोई शक ना हो। हाँ लेकिन खास साहब बैंक वाले सारे मामले में अच्छी तरह से जांच पड़ताल और तहकीकात करते हैं। बाजें छुपाने से कुछ नहीं होगा। हाँ जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं, टांग पे टांग रख लें उनको शक ही नहीं पड़ेगा। लो जी सारा मुद्दा ही लुका है। हंगा कीता जी। मैं क्या उस्ताद जी गाड़ी कौन सी ले रहे हैं? जो बैंक वाला तरस खा के दे देगा ले लेंगे। हाँ सब रेड कलर दी लेना।
ਨਾ ਨਾ ਰੈੱਡ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਰੈੱਡ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਪੁੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਥੱਲੇ। अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब। ओ वालेकुम सलाम, वेलकम वेलकम। अंकल यही है नबील साहब बैंक वाले। ओ बिस्मिल्लाह ਆ बिस्मिल्लाह। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਬੈ, इधर आओ जनाब। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ, इधर आ जाओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। अल्लाह खैर करे तुझे। ਹੋਰ ਜਨਾਬ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी अल्लाह का शुक्र। ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੋ, ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਥੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर। तो सरकार ठीक ठाक माशाल्लाह। जी अल्लाह। देखो ना चेहरे तो ये अफसर लग रहे हैं। वाह। क्या कहने। ऐसे अजीम इंसान है, लोगों को गाड़ियां देते हैं, खुद साइकिल पे घूमते हैं। क्या कहने नेक लोग पुत्र, दूजियां दा एहसास करने वाले। घर ढूंढने में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं ना हुई? नहीं नहीं मैंने किराने वाली दुकान से पूछ लिया था। अल्लाह खैर करे, वो दुकानदार ने हमारा बिल तो नहीं बताया? मेरा मतलब है उसने बिल्कुल बता दिया होगा खान साहब कहाँ रहते हैं, चूंकि हम तो टाइम से उसे किस्त देते हैं। किराने वाले से भी आपने किस्तें की हुई हैं? नहीं नहीं, वो दुकान हमारी है ना, तो हमने उसे किराए पे दी हुई है, तो वो फिर हमें किस्त जो है ना किराए की वो टाइम पे दे देता है। हम लेन देन सिर्फ उसी से करते हैं जो टाइम सिर किस्त दे दे। वाह। अंकल सर आप फिक्र ना करें, गाड़ी की किस्त हम टाइम से दे दिया करेंगे। जी हाँ जी हाँ। बाय द वे आपका बिजनेस क्या है? जिम्मेदारा कहाँ है जमीन है आपकी? ये शिमला पहाड़ी के पास ही एकेडमी है जी। वो एकेडमी के वो उधर जिम्मेदारा करते हैं हम। एकेडमी? वो एक्चुअली अंकल फसलों को, जमीनों को ही एकेडमी कहते हैं। अंकल बहुत बड़े ज़हन के आदमी हैं, वो कहते हैं कि हम यहाँ जिम्मेदारी नहीं करते, इंसान यहाँ से बहुत कुछ सीखता है। जी 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 जी। अच्छा यानी आप एकेडमी में जिम्मेदारा करते हैं? जी हाँ जी हाँ, वही एकेडमी में ही जिम्मेदारा होता है जी। आगे फसलें लहलहाती हैं और पीछे हम जिम्मेदारा करते हैं। ये कौन सा जिम्मेदार है? वो एक्चुअली आजकल मकई लगाई हुई ना, तो मकई जरा फसल ऊंची होती है, वो जब हवा चलती है तो फिर वो फसल हिलती है। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆ ਸੋਹਣੀ ਸਰਸਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕੜਦਾ ਕੜਦਿਨ ਕੜਦਾ ਤੱਕ ਤਾ ਕੜਦਾ ਕੜਦਿਨ ਕੜਦਾ ਤੱਕ ਤਾ। ये फसलों की आवाज है? ट्रैक्टर की आवाज है जी। असल में बाप दादे से यही काम कर रहे हैं ना, और ट्रैक्टर बहुत पुराने हैं, जद्दी पुश्ती। एक ट्रैक्टर ते इन्ना दा सी जनाब हुणे अंदर रखे है, अंदर पार्क कीता है जी। तो वो जो पुराने ट्रैक्टर होते हैं ना जी, जी। उनकी गरारियां घस जाती हैं। गरारी तो आप समझते ही होंगे, हाँ जी। बल्कि कई दफा गरारी में घुसे भी होंगे। पिछली गली का नाम ही गरारी गली है ना जी। अच्छा। तो वो जो गरारियां घस जाए ना जी, तो फिर आवाज ट्रैक्टर की ऐसी हो जाती है, कड़दा कड़दिन कड़दा दा दा कड़दा कड़दिन कड़दा दा दा। शरफू तुम जूस लाओ, करमू तुम उसके पीछे पीछे आओ। यस। जूस ज्यादा ठंडा ना हो। हाँ जी, ठंडा ना लाना बेटे, ठंडा पीने से चिड़ी मर जाती है। वो है ना जी, बचपन से गाना सुना हुआ, चिड़ी बेचारी की करे थे ठंडा पानी पी मरे। बेटे ठंडा जूस नहीं होना चाहिए, ऑफिसर्स लोग ठंडा नहीं पीते। चले कोई बात नहीं, ठंडा ये पीते नहीं, नॉर्मल हमारे घर नहीं है, कोई बात नहीं। चले रहने दें, आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जी, बैंक स्टेटमेंट तो है ही नहीं। असल में हालात ऐसे हैं ना, हम बैंक में अपने करोड़ों रुपए नहीं जमा करते। तो फिर कहाँ जमा करते हैं? कड़े में। आपकी कोई तो फिर गारंटी चाहिए होगी ना? गारंटी दे देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। आए हाय वे अंतरिया एक आधी गलो मेरे टेची ते रखे है ऐसे। ये क्या है? गारंटी नहीं नहीं, मेरा मतलब है ये तो ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रैक्टर। भाई ये कैसा ट्रैक्टर है? नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। बातें सुन के तो ये नारा मत लगाएं कि ही तेनों ही वोट पावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आलिया क्या बात है, वाह वाह।
मेरे अजीज हमवतनों, ओ मेरे भाई, अजीज हम वतनों पे रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। यार जो अच्छा मुकर्रर होता है वो शुरू में पॉज लेता है, फजूल है मैं गर्दाननी शुरू कर देता। मेरे अजीज हमवतनों, मेरे हस्बे हाल के दानिश्वरों और हस्बे हाल के मेजबान फरीद रईस साहब, मैं आज जिस मौजू पे लब कुशाई करना चाहता हूं वो है करप्शन। करप्शन चूंकि हमारे मुल्क का कौमी खेल बन चुका है और ये वो खेल है जिसने हमारे कौमी खेल को भी तबाह कर दिया है। आया नहीं करना, ताड़ियां मारनी है। हाय 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 हाय, क्या बात, क्या बात। तकरीर में वाह वाह नहीं करते या हाय हाय नहीं करते, तालियां बजाते हैं। आइए हम इतना करप्शन कई किस्म की होती है। हम सिर्फ पैसे के लेन देन को करप्शन समझते हैं। करप्शन की जो कई अपना शक्लें हैं वो आपके सामने अजीजी पेश करेगा। ऊंची बोले, ऊंची जी ऊंची बोले। तेन कुछ ना चुक लवा। ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। करप्शन की जो कई शक्लें हैं उसमें सबसे पहली जो खौफनाक शक्ल है वो है मुल्क से नफरत। जो अल्लाह माफ कर दे हमें, अल्लाह हमें अकल और शऊर दे दे, हम में बहुत ज्यादा फैलती जा रही है। आप ये कैसे महसूस करेंगे कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते? आप अपना अपना मुल्क का शनाख्ती कार्ड बना के तो यहाँ के शहरी बन के फिर रहे होते हैं और आप समझते हैं कि आपका पाकिस्तान है, आप कौमी अपना आप कौम के एक फर्द हैं और आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। नो, सिर्फ शनाख्ती कार्ड बना लेने से मुल्क से मोहब्बत नहीं होती। मैं आपको बताता हूं कि आप कैसे महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। अगर आप मोटरसाइकिल पे जाते हुए या गाड़ी में जाते हुए अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करके अपनी चूसी हुई गंडेरियों की छिलड़े शापर में बांध के उसको कमा के तो बाहर फेंकते हैं या आगे जाती हुई पिकअप में फेंकने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। क्या बात है। अगर आप अपने घर में सारे कच्चे पहन के गोल चक्कर में बैठ के बीच में परात रख के उसमें दवाना काटते हैं और दवाना खा खू के उसकी छिलड़े खाला सकीना की दीवार के साथ फेंक देते हैं, तो इसमें खाला सकीना का कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपके मुल्क का नुकसान है। तो ये जाहिर करता है कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। यकीन करें अजीजी साहब, 2 दिन हो गए मेरे दरवाजे के आगे तरबूज के छिलके कोई रख के जा रहा है। पता करें कहीं आपका को अपना बच्चा ही ना ये काम वहा रहा हो। एक और शक्ल आपको बताता हूं। अच्छा। अगर आप रास्ते में पड़ा हुआ कोई खाली जूस का डब्बा या कोई पत्थर या कोई और ऐसी चीज देखते हैं और उसको उठाकर डस्टबिन में फेंकने की बजाय उसके साथ मैराडोना बनने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है आप मैराडोना नहीं है, आप मुल्क दुश्मन है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि रास्ते में पड़ी हुई कोई भी इस तरह की चीज हटाना रास्ते से सवाब है। ऐसे भी ताड़ियां मारनी है। इस कौम को यही ना पता हो कि कहां ताड़ी मारनी है और कहां नहीं मारनी, उसका मैं क्या करूं। वैसे हम आपसे हंस रहे हैं, वैसे बात तो आप लाख लाख रुपए की कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। फिर हिसाब करते रहना साथ साथ के टोटल कितने की तकरीर हुई है। नाज़रीन, करप्शन की दूसरी खौफनाक सूरत जो हर व्हाइट कॉलर बंदा समझता है कि मैं करप्शन में मुलव्वस नहीं हूं, अक्सर लोगों में पाई जाती है। दूसरों की हक तलफी करके, दूसरों का हक मार के अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये भी बहुत बड़ी करप्शन है। वाह 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 वाह, क्या बात है जी भुट्टो। यार फिर पुट्टो को ही तकरीर करा लो। नहीं यार, हद हो गई है यार, ये नहीं कहना आता तुमको। ये जो हक तलफी वाली मैं बात कर रहा हूं
उसकी चंद निशानियां आपको बता देता हूं। उसके बाद आप घर जाके शीशे में खड़े होकर ये जरूर सोचिएगा कि क्या मैं करप्शन की इस शक्ल में मुलव्वस तो नहीं हूं। अजीजी मैं वैसे शीशे के आगे ज्यादा खड़ा नहीं होता। शीशा भी यही कहता है कि मैं ज्यादा इसके सामने खड़ा नहीं होता। कहना मैं ये चाहता हूं कि ये वो वाली करप्शन की आदत है जो हम बचपन में ही डाल लेते हैं। स्कूलों में बच्चे किसी की नकल मार के पेपर करते हैं, कॉलेजों में किसी के साथ नकल शिकल करके तो हम पास होने की कोशिश करते हैं, और फिर नकल मार के हम एक सर्टिफिकेट हासिल कर लेते हैं, और फिर उस सर्टिफिकेट के बलबूते पे हम नौकरी हासिल कर लेते हैं। जो लायक बच्चे हैं, जो खुद सारा पेपर करते हैं, अजीजी टाइप बच्चे, उनकी हक तलफी है। ये याद रखिए, जो नकल मार के दूसरों की हक तलफी करके आपने सनद हासिल की है और नौकरी हासिल की है, उस नौकरी में आप हमेशा बाकी दूसरों की हक तलफी करते रहेंगे। इसलिए अपने बच्चों को ये समझाएं कि खुदा के लिए पढ़ के पेपर करें और खुद अपनी मेहनत के साथ पास हों। अब जो मैं आपको करप्शन की शक्ल पेश कर रहा हूं वो अच्छे भले मोअज़्ज़ज़ लोगों में भी पाई जाती है। अच्छा, हम कहीं खाने के लिए जाते हैं, शादी ब्याह की किसी दावत पे जाते हैं, या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहां बूफे लगा हुआ है, हम जाके प्लेट के अंदर उतना कुछ खाने के लिए डाल लेते हैं जो हम अपने घर में 3 दिन में खाते हैं। 3 दिन का खाना हम इकोवारी प्लेट में डाल लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारा हक है, हमने पैसे दिए हुए हैं, हम ज्यादा से ज्यादा खाएंगे ताकि पैसे पूरे हों। आप ये महसूस कर लें, बल्कि ये यकीन कर लें कि आपको जहां भी कहीं मौका मिलेगा आप लाइमन करप्शन करेंगे। अगर आप अपने घर में इतना सा खा रहे हैं तो किसी दूसरी थां ते वड्डी परात वेख के क्यों इतनी प्लेट भर लेते हैं? ऐसे बुरे लग रहे होते हैं, बहुत बुरे लग रहे होते हैं। जी जी, ये करप्शन की एक शक्ल है, और इससे आप जरूर ये महसूस कर सकते हैं कि इस बंदे को जहां पे मौका मिलेगा ये लाइमन करप्शन करेगा। एक और जो करप्शन, खवातीन हजरात, इस बच्ची ने फिर हाय हाय किया, ताड़ी नहीं मारी। पुलिस हाय हाय ना करे। बहुत शुक्रिया। खवातीन हजरात, जो एक और करप्शन की शक्ल आपको दिखाने लगा हूं जिससे ये साबित होता है कि बंदा करप्ट है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको जमीन के ऊपर कहीं कोई लोट पड़ा हुआ नजर आया है या कहीं पैसे गिरे हुए नजर आए हैं, तो आप जल्दी जल्दी इधर उधर देख के तो उसको फटाफट अपने पैर के साथ दबा लेते हैं। इसका मतलब है कि आपको जहां भी मौका मिलेगा आप किसी ना किसी के पैसे दबा लेंगे। ये आपकी हरकत ये साबित करती है कि आपको मेहनत करके नहीं, किसी की हक तलफी करके पैसे हासिल करने की आदत पड़ी हुई है। आपको अगर कोई लोट नजर आता है तो उसको उठा के तो ऊपर करे और ऊंची आवाज में पूछेंगे, भाई जी ये लोट किसी का गिरा हुआ तो नहीं है? अगर कोई नहीं भी कहता कि मेरा है, तो पास अगर कोई दुकान है या कोई ऐसा बंदा जो उधर ही रहता है उसको दे दीजिए, भाई जी ये फड़ो, ये को बंदा आया इधर मेरा लोट गिरा था तो ये उसको दे दीजिए। उसको मत अपनी जेब में डालने की कोशिश करें। किस गिरे हुए नोट की बात करते हो? अब तो नोट इतना गिर चुका है कि नजर ही नहीं आता। एक मिनट। ये जो नोट गिर चुका है जिसकी तरफ ये मौसूफ इशारा कर रहे हैं, ये इसलिए नोट इतना गिर चुका है कि हम में ये करप्शन की आदतें पैदा हो गई हुई। वेरी गुड। अजीजी साहब, गोगे नूं भी एक जापान दा नोट लभ्या, इहने उहदे उत्ते पैर रखता, पैर जो चुकया तो नोट वाला बाबा और फीना हो गया सी। आप यारा देखें ये लोग किस तरह एक अजीम मुकर्रर का तमस्खर उड़ा रहे हैं। यार वो नोट की बात कर रहा है, तुम्हारा कौन मजाक उड़ा रहा है? मैं आपको ये वो आदत बता रहा हूं जिसकी वजह से ये साबित होता है कि आप में करप्शन की रमक जाग रही है। उसको वहीं दबोच लें, वहीं पकड़ लें, वहीं उसे खत्म कर दें, वरना ये यकीन रखें कि आप करप्ट हो ही हो। खवातीनो हजरात, अगर इसमें से कोई भी आपके अंदर
आदत पाई जाती है या आप ऐसी हरकत करते हैं, हाँ जी। तो ये जरूर खुदा के वास्ते ये यकीन कर लें कि आपके अंदर करप्शन का जहर फैलना शुरू हो चुका है। उसको वहीं दबोच लें, वहीं उसका इलाज कर लें, वहीं उसे खत्म कर लें, वरना फिर आप ये छोटी छोटी हरकतों के बाद को बड़ी हरकत भी करेंगे। तालियां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक सबसे बड़ी और करप्शन जो हमारे मुल्क के अंदर ठीक ही नहीं हो रही जी। वो ट्रैफिक के अंदर जो हम करप्शन करते हैं, सड़क पे चलते हुए जो करप्शन करते हैं, हम अपनी लाइन तोड़ के दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं, हम बिला वजह पीछे से हारन बजा बजा के तो पोल्यूशन पैदा करने की कोशिश करते हैं, जो हम सिग्नल तोड़ के तो गैर कानूनी हरकत करते हैं और हम समझते हैं कि सड़क खाली सी कोई गल नहीं जी। इसका मतलब है कि जहां आपको मौका मिलेगा आप अपनी जिंदगी में सिग्नल जरूर तोड़ेंगे। वाह 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 वाह। वो बेशक लेन देन का सिग्नल हो, वो बेशक इखलाक का सिग्नल हो, वो बेशक ईमानदारी का सिग्नल हो, वो बेशक किसी जगह पे कोई इम्तिहान देने का सिग्नल हो, आप उसे तोड़ के आगे जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए खुदा वास्ते अपने अंदर से ये छोटी छोटी आदत को खत्म करें, वरना आप यकीन कर लें कि एक दिन आप बड़े करप्ट बन जाएंगे। क्या बात। लो भी अजीजी एर की सारे वोट असी तेनू पावांगे। ये एक सबसे बड़ी करप्शन है। सिर्फ अगले की गुफ्तगू सुन के उसको वोट डाल देते हैं। उसका अमल देखें, उसकी करतूतें देखें, उसके काम देखें, उसकी हरकतें देखें, पहले उसको चेक करें कि ये खुद मुल्क से मोहब्बत करता है कि नहीं, फिर उसको वोट डालें। वरना खुदा के वास्ते बातें सुन के तो ये नारा मत लगाएं कि ही तेनों ही वोट पावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा तालियां। क्या बात है। वाह 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 वाह। ये आ लेते एक छोटी सी ब्रेक। फवाद साहब, इस मुलाकात में आपके अलावा पीटीआई के और लोग भी थे? जी हाँ, वो सारे तालियां बजाने वाले। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लेकर आए। हम चाह रहे थे कि पीटीआई की सूरत हाल पर पीटीआई की क़यादत से बातचीत की जाए। तो करें ना जी, क़यादत आपके सामने बैठी हुई है। बल्कि मैं आपको यहाँ ये वाजे करना चाहता हूँ कि असली खालस बगैर मिलावट के क़यादत जो है वो इस वक्त आपके सामने है। देखें, अब तो सूरत हाल ये हो गई हुई है कि हर शख्स ने अपनी दुकान के ऊपर पीटीआई का बोर्ड लगा लिया हो। पीटीआई तो अब बिल्कुल बाट कड़ाई बन चुकी है। जिस तरह सारे लोग जानते हैं कि असली बाट कड़ाई की दुकान एक ही है और वो कहाँ पे है, इसी तरह मेरा ख्याल है कि पीटीआई की असली जो क़यादत है वो एक ही है और वो आपके सामने है। वाह, तो आप बानी पीटीआई को भी माइनस कर रहे हैं? नहीं, देखें, वो तो जेल में है ना जी। जो मुयस्सर है क़यादत वो एक ही है इस वक्त और वो आपके सामने है, आपका भाई फवाद चौधरी। चले ठीक है, मगर आप नजर बहुत कम कम आते हैं। देखें, खालस चीज जो होती है ना जी वो कम ही नजर आती है। आप मुझे पूरे मुल्क में खालस शहर ढूंढ के दिखाएं, खालस सलाजीत आपको कहीं नहीं मिलेगी। बल्कि आप डोल पकड़ें और निकले मेरे साथ, खालस दूध मुझे कहीं से लेके दें। तो अगर आपको फवाद चौधरी कम मिलता है तो इसका मतलब ये है कि खालस की आदत फवाद चौधरी है। इसीलिए आपने अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द से मुलाकात भी की? जी हाँ, वो चूंकि अमेरिकी वफद था और आपको पता है उन लोगों को तो खालस चीजों की आदत है। अमेरिका में मिलावट वाली चीजें तो होती नहीं है, तो वो चूंकि खालस और असली चीजों के आदी हैं, इसलिए उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी से ही मिलना है और मैं मिला हूं फिर उनसे जाके। अच्छा, क्या बातचीत हुई? काफी बातें हुई हैं जी उनके साथ, मगर मेरा ख्याल है कि उनको मेरी समझ नहीं आई और मुझे उनकी समझ नहीं आई। तो फवाद साहब, बातें क्यों नहीं समझ में आई आपको उनकी और उनको आपकी? देखें, मैं तो सीधा साफ बात करने वाला बंदा हूँ, मगर वो जो 3 लोग आए हुए थे अमेरिका के वफद में जी, उनमें से एक थथा था, दूसरा ऊंचा सुनता था, तीसरा मेरा ख्याल है गूंगा था
बातें तो बहुत सारी की हैं उनके साथ, मगर वो उनको भी समझ नहीं आई और मुझे भी समझ नहीं। फवाद साहब, एक वक्त में आपकी जमात अमरीकी गुलामी नामंजूर का नारा लगाती रही है और आज आपकी जमात के लोग अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। नहीं तो अब कौन सा हम गुलामी कर रहे हैं? मैंने कौन सा वफद से मुलाकात के वक्त हाथ बांधे हुए थे? या मैंने कौन सा अंदर घुस के उनको ऐसे ऐसे किया है? और हम तो वैसे भी बातचीत पर यकीन रखते हैं और फोकस किए हुए हैं, इसलिए बातचीत तो उनसे करनी है। फवाद साहब, इस मुलाकात में आपके अलावा पीटीआई के और लोग भी थे? जी हाँ, वो सारे तालियां बजाने वाले। देखिए, अकेला राहत अली खान तो आपने कहीं भी जाते हुए नहीं देखा होगा। मगर जब अनाउंसमेंट होती है या बात होती है तो सिर्फ राहत फतेह अली खान का ही नाम आता है, बाकी जो होते हैं लोग उनके तो नाम नहीं लिए जाते। मगर पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ये कहते हैं कि मेन आदमी तो मैं हूं। देखें, बात ये है कि जब नुसरत फतेह अली खान थे ना जी, तो उनके साथ राहत फतेह अली खान होते थे, मगर वो सिर्फ आवाज लगाते थे। मेन नुसरत फतेह अली थे। जब मेन खान साहब थे तो उनके साथ आवाज लगाने वाला मैं था। अब चूंकि बानी पीटीआई जेल में हैं और मेन मैं हूं, तो मेरे साथ आवाज लगाने वाले ऐसे कई लोग मौजूद हैं। आप जो सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रहे हैं, मेरे लिए वो बड़े मोहतरम है, मगर मैं उनको पीटीआई का बेबी किड समझता हूँ। वो वाला बेबी किड जो कैंडी शॉप के सामने जाके जिद शुरू कर देता है कि सारी टाफियां मैंने लेनी है। मगर ये तो बाप की मर्जी होती है ना कि उसने हर बच्चे को कितनी टाफियां देनी। तो जैसे आपको मालूम है कि मेरा तो राब्ता बानी पीटीआई से होता है और मैं ही उनसे बातचीत कर सकता हूँ और करता भी हूँ, इसलिए मैं अब सलमान अकरम राजा साहब की क्या बात करूं, मुझे तो जेब नहीं देता। फवाद साहब, आप सलमान अकरम राजा साहब के वैसे कुछ ज्यादा ही खिलाफ हैं। देखें, ज्यादा का लफ्ज मेरा ख्याल है यहाँ पे थोड़ा है, क्योंकि मैं वाकई जितना खिलाफ हूँ उसके लिए डिक्शनरी में मुझे कोई मुनासिब लफ्ज नहीं मिलता। पंजाबी डिक्शनरी में मिलता है, वो मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। 630 दिन हो गए हैं खान साहब को जेल में कैद हुए। अब तक तो उन्हें बाहर होना चाहिए था, या फिर इन सब अहमकों को पार्टी से बाहर होना चाहिए था। मैंने तो बानी पीटीआई से मुलाकात में ये कहा उनसे कि खान साहब, पहले पार्टी में एक उस्मान बुज़दार था, अब कई उस्मान बुज़दार शामिल हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि ये वसीम अकरम प्लस नहीं है, ये वसीम अकरम प्लास हैं। और ये वो प्लास हैं जिसने पार्टी का सत्यानाश कर दिया। चौधरी साहब, आप तो ये बात कहेंगे क्योंकि वो सब लोग कहते हैं कि हमने फवाद चौधरी साहब को पार्टी से निकाल दिया। देखें गौरी साहब, मुझे पार्टी से इसलिए निकाल दिया गया है क्योंकि मौजूदा क़यादत को काम ही ये आता है। ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जी जी, ये वो पेंटर हैं जिन्हें सिर्फ हाथी बनाना आता है। आप इन्हें कहेंगे शेर बनाओ तो ये उसको भी सूंड लगा देंगे। अगर आप कहेंगे कि ये तो शेर बनाने का कहा था, आपने हाथी बना दिया है, तो वो कहेंगे जी ये शेर ही है, ये हाथी के साथ रह रह के इसकी सूंड निकल आई है। बल्कि आप इन्हें चिड़िया बनाने का भी कहेंगे तो ये हाथी बना देंगे और साथ ये तोजी पेश करेंगे, ये है चिड़िया ही, उंज खांदे पींदे कर दिए। लिहाजा यहाँ तो जी सलमान अकरम राजा साहब से जो भी इख्तलाफ करता है वो उसे पार्टी से निकाल देते हैं। हालांकि उसे सियासत का क्या पता है। ये तो पनामा केस में मियां नवाज शरीफ साहब का वकील था। उसकी मजीद नाअहली देखनी है तो देख लें। 1 साल में कोई सियासी इत्तेहाद नहीं बना सके। इस नाअहल क़यादत ने पीटीआई के पार्लिमानी रहनुमाओं को पार्टी से बाहर निकलवा दिया है जी। और खुद ये पार्टी के कर्ता धर्ता बन के बैठ गए हैं। अब देखे ना, इन लोगों की अकल पे क्या कहें जिन्होंने 60-70 करोड़ रुपया वकीलों में बांट दिया है और अपना मीडिया सेल बंद कर दिया है। मीडिया सेल हमारी सबसे बड़ी ताकत था, वो बंद कर दिया। कहते हैं उनको तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। यार, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कराने के पैसे नहीं है इन लोगों के पास। कंगला कर दिया इन्होंने पीटीआई को। इनको तो ये तक नहीं पता कि खान को बाहर लाने के लिए सियासी कोशिशों की जरूरत है। इनका तो ये हाल है कि फर्श सेहन का गीला है और ये वाइपर कमरों में फेर रहे हैं। ऐसे बोंगे खान सामे को अगर आप चाय बनाने का कहें ना जी, तो वो चाय की पत्ती की बजाय पानी में मिर्चें डाल देता है।
ये सारे पहलवान जितने भी इकट्ठे हुए हैं सब नूरा कुश्ती कर रहे हैं। और मैं आपको ये यकीन से कहता हूं कि ये सब वजह है खान के बाहर ना निकलने की। इनको पता है खान बाहर आ गया इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी जी। ये तो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। कोई गा के उसे बेच रहा है, कोई रो के बेच रहा है, कोई हंस के बेच रहा है, कोई लतीफे सुना के बेच रहा है, कोई पंजाबी में बेच रहा है, कोई उर्दू में बेच रहा है, कोई पश्तो में बेच रहा है। ये कब चाहेंगे कि खान बाहर आए? चूंकि खान बाहर आ गया तो इनका सौदा खत्म हो जाना है। फवाद साहब ये बताइए कि फिर पीटीआई को क्या करना चाहिए? देखें जी, मैं तो सीधी बात करने वाला बंदा हूँ जी। खान को इस वक्त 3 चीजों की जरूरत है। अच्छा। एक, दुरुस्त मालूमात जो उन्हें नहीं पहुंच रही और मेरे अलावा कोई पहुंचा भी नहीं सकता। दूसरा, उन्हें सियासी मशावरत चाहिए। आप मुझे बताएं इनमें से कौन ऐसा शऊर वाला सियासतदान है या सीनियर आदमी है जो उनके साथ सियासी मशावरत कर सके? एक मुझसे ज्यादा सीनियर थे अपना शाह महमूद कुरैशी साहब, वो बेचारे खुद जेल में हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि सियासी मशावरत के लिए खान साहब को सिर्फ मैं चाहिए हूं, कोई और दूसरा नहीं। तीसरा, उनके पास सियासी प्लान पर अमल की हिकमत अमली होनी चाहिए। वो भी आप समझ सकते हैं कि एक ही शख्स है जो आपके सामने बैठा हुआ है। यानी मुख्तसरन मैं आपको अर्ज करूं ना जी, तो खान को 3 दफा फवाद चौधरी फवाद चौधरी फवाद चौधरी चाहिए। यानी 3 in 1। अब देखे ना, आप साफी हैं, आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर आप भी बात को समझ गए। फवाद चौधरी साहब, आप भी तो अपने सामने किसी को कुछ मानते नहीं है। नईम बुखारी साहब से भी आपकी नहीं बनती थी। देखें, नईम बुखारी भी खान की गलती थे। उन्हें भी सिर्फ खुशामद आती है, इसके अलावा ना आमद आती है ना बरामद आती है। वो भी जब देखते हैं कि सोशल मीडिया पे मेरे लाइक्स कम हो गए हैं तो वो भी खान बेचना शुरू कर देते हैं। और उस सौदे में कभी वो लतीफ़ा डालते हैं, कभी अपनी हंसी डालते हैं, कभी पंजाबी डालते हैं, कभी उर्दू डालते हैं। तो आपको एक ही जुबान में बात करता हुआ एक ही शख्स नजर आएगा, वो फवाद चौधरी। वाह। मगर नईम बुखारी साहब तो आपके बारे में कहते हैं कि खान मर्दम शनास नहीं, वरना वो फवाद चौधरी को कैसे मुंतखब करता? वो सीधे छोड़ ही नहीं सकते। ओ जी छोड़े इनको, नईम बुखारी साहब को कौन सुनता है? वो तो मैं समझता हूँ मेरे लेवल के लीडर ही नहीं है। आपने मेरे साथ बात करनी है तो मेरे लेवल के लीडरों की बात करें, मौलाना की बात करें, यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात करें, चौधरी शुजात साहब की बात करें, जरदारी साहब की बात करें। अगर ज्यादा ही जी चाह रहा है तो चलें शहबाज शरीफ की बात कर लें। वाह जी वाह। जाने दे फवाद साहब, आप लोगों की इस आपस की खींचातानी में हुकूमती पार्टियां फायदा उठा रही हैं। यार हुकूमत की क्या बात करते हैं, हुकूमत तो बुरी तरह फ्लॉप हो गई है। ऐसे फ्लॉप हुई है जैसे सलमान खान की नई फिल्म फ्लॉप हुई है। बल्कि ये तो इतनी बुरी फ्लॉप हुई है कि इनमें से समझ नहीं आ रहा सलमान खान कौन है। आप देखें ना, मरियम नवाज की तरक्की सिर्फ कागजी है। ऐसी सूरत हाल में अगर आप फवाद चौधरी को आउट रखेंगे तो तरक्की की मेरा ख्याल है मछली आप पकड़ नहीं सकेंगे। यानी हुकूमत के लिए भी आप ही जरूरी है। देखें, मैं नहीं कहता कि मैं जरूरी हूँ, मगर हुकूमत ने अगर पीटीआई से बात करनी है तो उनको फिर मेरे साथ बात करनी पड़ेगी। वरना तो फिर बहुत सारी दुकानें खुली हुई हैं, जाएं जहां से उनको आप उनके मतलब का सौदा मिलता है खरीद लें। मेरे पास तो सिर्फ एक ही सौदा है, खान बाहर आना चाहिए। वाह। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। हमारे बड़े प्यारे दोस्त जावेद कौडू साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारे बड़े ही प्यारे नन्हे मुन्ने फनकार, हमारे बड़े प्यारे दोस्त जावेद कौडू साहब इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा ही प्यारा फनकार, बड़ा ही प्यारा इंसान, बड़ा ही प्यारा दोस्त। अच्छा, अक्सर लोग यही समझते हैं कि कौडू साहब छोटे कद की वजह से मशहूर हुए। भाई छोटे कद के पहले भी बहुत से फनकार आए और अब भी मौजूद हैं। जी। मगर कौडू ने जो
बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल की, उसकी वजह यह भी थी कि उसका सिर्फ कद छोटा नहीं था, उसका अंदाज बड़ा प्यारा था। क्या बात। वो बड़ा फुर्तीला था और बड़ा ही खूबसूरत फनकार था, बहुत अच्छा फनकार था। मैं याद करता हूं कि जो वजह शोहरत बना कौडू साहब की, जी हाँ, जावेद साहब की, वो ड्रामा था ख्वाहिश। जी हाँ। जी हाँ। आपको कहीं वो मिल जाए ख्वाहिश, आए हाय तो आप देखें कि क्या खूबसूरत एक्सप्रेशन, हाय। क्या बेहतरीन अदाकारी क्या और किस खूबसूरती से उन्होंने सारी सिचुएशंस को कैश करवाया। जी हाँ। सही बात है। उसमें बड़ी प्यारी सिचुएशन थी कि वो एक सर्कस का ड्रामा था, वो मदारी बने हुए थे मरहूम सुहेल असगर साहब। सुहेल असगर साहब, वो भी या। कमाल कमाल वर्सटाइल फनकार हुए हैं क्या सुहेल बात। असगर साहब। क्या बात है। वो उसमें मदारी बने हुए थे और उनके साथ जावेद कौडू साहब उनके शागिर्द बने हुए थे। अच्छा और हीरोइन थी उस सीरियल की हिना शाहीन साहिबा। जी। तो ये उसके आशिक हैं जावेद कौडू साहब, वो भी सर्कस में काम करती हैं। जी। तो जावेद कौडू साहब जो हैं ये उसके आशिक हैं। तो ये जो बार बार उसको देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं, उससे जो गुफ्तगू होती है और जिस तरह उसको देख के ऐसे हक्का बक्का होते हैं, कमाल कमाल अदाकारी थी, कमाल अदाकारी। और उस एक ड्रामे की वजह से जावेद कौडू साहब ने ऐसी शोहरत हासिल की, ऐसी शोहरत हासिल की जी जी। कि कम से कम मैंने अपनी जिंदगी में 2 शादियां देखी हैं जो इस तरह मशहूर हुई। एक चार्ल्स और डियाना की शादी जी जी। और एक जावेद कौडू साहब की शादी। वाह। हम लोग चूंकि उस शादी में मौजूद थे, अच्छा। ओ हो वाह। मैं कहता हूं जी कि बाहर तक सड़क पे उस बेचारे ने तो को 200-250 बंदा बुलाया होगा मैक्सिमम, बल्कि इतने भी नहीं थे, मगर वहां हजारों लोग थे, हजारों बिन बुलाए लोग जो उसके फैन थे वो वहां पे पहुंचे हुए थे जावेद कौडू साहब को दुल्हा बने हुए देखने के। क्या बात। अजीजी, रश का ये आलम था कि निकाह के बाद जब दुल्हन को लाया गया घर, तो इतना रश था कि छतों के जरिए उनको दूसरे घर में उतारा गया, फिर वहां से उन घर में पहुंचाया गया। हाँ, मतलब वो लड़की वाले घर से इनको लेके बाहर नहीं आ पा रहे थे, रश ही बाहर इतना था, कैमरे इतने थे, ओए होए होए होए। वाह। तो फिर कौडू साहब को छत पे ले गए, अच्छा। वो साथ वाले घर में पकड़ाया, एक बंदे ने उधर से पकड़ा, दुल्हन को भी, बहन हमारी को भी इसी तरह छतों के जरिए 3-4 घर आगे जाके उतार के तो उधर से निकाल के ले गए, क्या बात। पिछली गली से। यानी मोहब्बत करने वालों का ये आलम था। ओ हो यार, मैं आपको क्या बताऊं कि अभी उनके जनाजे पे रश देख के तो मैं ये याद कर रहा था कि देखो इसकी शादी और इसका जनाजा, लोग किस तरह इससे मोहब्बत करते थे। जनाजे में बहुत रश था, बहुत रश था जी, वहां पे लोग काबू में ही नहीं आ रहे थे, बिल्कुल सही। काबू में ही नहीं आ रहे थे। चीख चीख के हम लोग उनको कह रहे थे कि खुदा के वास्ते जनाजा पढ़ाना है, जो नमाज जनाजा होनी है, आके लाइनों में खड़े हो। मगर लोग बारिश, बुजुर्ग लोग उसे देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमें दिखाएं। वाह। ऐसी मोहब्बत, वाह 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 वाह, वाह। बहुत ही मतलब ये वाहिद आदमी है कि छोटे छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों तक हर बंदे ने इससे मोहब्बत की। सही बात है, बिल्कुल। वरना बहुत सारे ऐसे फनकार हैं जिनको छोटे बच्चों को नहीं पता कि ये फनकार है या क्या है। ये जावेद ऐसा फनकार था जिससे छोटे छोटे बच्चे, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे अपने बच्चे ना जी उसके साथ इस तरह छेड़खानी करते थे कि जैसे ये बच्चा है। अच्छा। तो मैं उनको मना करता था ना, तो मुझे बेचारा खुद कहता था कि ओए मैनू बच्चा समझ रहे ने, उन्होंने खेडन दे, कोई गल नहीं। मोहम्मद जावेद कौडू साहब के शादी पे जितने बड़े थे उतने ही बच्चे थे। यार बच्चे तो उससे ऐसे प्यार करते थे। आपको एक और बात सुनाऊं जी। आप हैरान होंगे, जवाद वसीम साहब की शादी थी। अच्छा। हाँ जी, मरहूम जावेद कौडू के जो उस्ताद मोहतरम हैं, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। जवाद साहब को बहुत से फनकारों ने उनसे कुरान पाक पढ़ा हुआ है, जिसमें जावेद कौडू साहब भी हैं। माशाअल्लाह। तो जवाद वसीम साहब की शादी थी और जावेद साहब ने मुझे कहा कि मुझे तुम साथ लेके जाना। मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। अच्छा, अब जब जवाद साहब के मोहल्ले में पहुंचे तो मैंने कहा कि गाड़ी एक खुली जगह पे देख के ना, मैंने कहा मैं गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, अब तो बारात निकलने का वक्त है, ठीक। तो तुम भी गाड़ी में ही बैठो,
मैं देख के आता हूँ कि बारात निकल रही है या क्या सूरत हाल है। जी जी जी। मैं जावेद कौडू साहब को गाड़ी में छोड़ के अंदर चला गया अच्छा। गली में। हाँ। जब मैं वापस आया तो बाखुदा मुझे अपनी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। मैंने कहा ये इतना सारा ये बच्चों का ढेर क्या लगा हुआ है, इधर तो मेरी गाड़ी थी। यार मैं थोड़ा सा आगे हुआ, पता चला बच्चे मेरी गाड़ी पे चढ़े हुए हैं और कोई 70-80 बच्चे गाड़ी पे चढ़े हुए। गाड़ी का सत्यानाश कर दिया उन्होंने, ऐसे शीशे के साथ चिमड़े हुए। यानी एक झलक देखने यार मैं कहता हूँ बोनट भरा हुआ, पीछे डिग्गी भरी हुई, छत भरी हुई, कौडू देखना चाह रहे। वाह वाह। और मैंने जाके बच्चों को उतारा, मैंने कहा खुदा के वास्ते क्या कर रहे हो? वो बेचारा अंदर बैठा हुआ ऐसे। अच्छा फिर जवाद साहब की जब बारात चली गई लड़की वाले घर में, वहां पे जवाद साहब का जब निकाह हो गया जी। तो मैं ऐसे ही बाहर निकला एक दोस्त के साथ। तो मैंने देखा कि उस गली में दूर ना कौडू आगे आगे रोता हुआ दौड़ रहा है और उसके पीछे को कुछ 100 को बच्चा है। मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है? वो मैंने दौड़ लगाई, जाके उसको पकड़ा तो रोता हुआ कहता है ये मुझे कोई तीले मार रहा है, कोई सुइयां मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। रो रहा था। वो बच्चों को दौड़ाया, वो क्या कर रहे हो? वो बच्चे सारे हंस रहे थे। वो कौडू 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 करते जाए। छोटे छोटे बच्चे उस सारे मोहल्ले के उसके पीछे लगे। ये कोडू साहब की वजह से ही छोटे कद वालों को कोडू कहना शुरू हुआ। हाँ, वरना कोई मोच। इनका नाम जावेद ही था। वो अलबेला साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, ये उनके शागिर्द हुए। अच्छा, जावेद कौडू साहब। हाँ, अमानुल्लाह खान साहब के शागिर्द होना चाह रहे थे तो अमान साहब ने कहा कि वो अलबेला साहब सीनियर आदमी हैं और वो भी बहुत बड़े फनकार हैं, चलो मैं तुम्हें उनका शागिर्द करवाता हूँ। अच्छा। तो ये उनके शागिर्द जब हुए तो उन्होंने फौरन कहा अलबेला साहब ने, लो बाबूजी आज तो बाद ताड़ा नाम कौडू है। वाह। तो ये हंसना शुरू हो गए, कहते हैं भाई साहब ये क्या लाभ हुआ? कहते हैं इसी से ही तुम शोहरत हासिल करोगे, करना करो। तो वो फिर ऐसा कौडू हुआ कि अब वाकई जुल्फी ठीक कह रहा है, अब हर छोटे कद का जो बंदा है वो अपने नाम के साथ कौडू लगाता है। बिल्कुल सही कह रहे। जैसे बशीरा फिल्म में रंगीला साहब के साथ उस वक्त एक फनकार होते थे छोटे कद के, रफीक साहब, उन्होंने मोछे का किरदार किया। अच्छा। तो वो रंगीला साहब ने कंटिन्यूटी बनाई हुई थी पूरी फिल्म में, मोछे पुन दाने। तो वो मोछा करैक्टर इतना मशहूर हुआ कि उस वक्त से लेके कौडू के आने से पहले तक छोटे कद वाले बंदे को मोछा कहते हैं। ये जावेद कौडू साहब जब आए हैं और पॉपुलर हुए हैं तो फिर छोटे कद वाले को कौडू कहते हैं। सारी जिंदगी बड़ी मेहनत ईमानदारी से गुजारी और बड़े प्यारे मुसलमान थे, 5 वक्त के नमाजी और बड़े ही हिस्सास आदमी थे, बड़े सेंसिटिव थे, बड़े सेंसिटिव। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। अजीजी, जब वो यहाँ सबसे मिलने के लिए आए थे तो जितनी देर भी यहाँ रहे उनके चेहरे पे सिर्फ मुस्कुराहट ही थी। जी 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 जी, बड़ा कम हुआ है कि उनका संजीदा चेहरा हुआ है, हर वक्त मुस्कुराहट। वाह। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, नियत साफ हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाया करते हैं। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।